हाँ, आप अपने आप से वादा कीजिए कि इस साल पहले तो सीटेट निकालेंगे मेहनत करके, जिनका निकल गया है वो अपना नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। एक नौकरी पूरे साल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में जहाँ मिलेगी, मेहनत करके तैयारी करके ले लेनी है, ताकि फिर आप एक सेफ स्पेस में आ जाएं और आगे की तैयारी अपनी करते रहें। चलिए, पियाजे की हम थियरी पढ़ रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थियरी है, जीन पियाजेस थियरी, या जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसको कह देते हैं। 10 दिन के बाद जो है पेन पकड़ रही हूँ, अच्छा लग रहा है। कॉग्निटिव मतलब ये वाला पेन स्पेसिफिकली, नहीं तो साइन वाइन करने के ही काम आया है पेन तो। चलिए, अब कोई और बात नहीं करेंगे, आ जाएंगे वापस। कॉग्निटिव D+B की भी डेट आ गई है, देख लेंगे वो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव या कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास, यानी आपके दिमाग का विकास। विकास के जो 4 प्रकार हम पढ़ते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, उसमें से जो है आपका सेकंड नंबर पे आप ये पढ़ते हैं कॉग्निटिव, यानी मानसिक विकास, या मानसिक या फिर मेंटल डेवलपमेंट भी आप इसको कह देते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चे का दिमाग का विकास कैसे होता है, इस पे पियाजे ने थियरी दी है। उन्होंने ये सिद्धांत बताया है कि कैसे कैसे चीजें जो है होती हैं दिमाग के लेवल पे। कैसे आप बच्चे होते हैं तो आपको लगता है कि कल जो बीता हुआ कल है, कि जो आने वाला कल है, किसकी बात करें, है ना। तो ये जो कहानी है वो आपकी चलती रहती है, और जीवन जो है आगे बढ़ता रहता है। तो पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर आप इसके नाम पे जाएंगे 1 नंबर में, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। तो पियाजे की थियरी को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, तो पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या मेंटल डेवलपमेंट की स्टेजेस, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस, बात सही है। हाँ सौरभ, इस मंथ के अंत तक। बहुत बढ़िया, कह रहे हैं रिकॉर्डेड 50 क्लास ले ली मैंने। थैंक यू मनीषा। तो अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की, मेंटल मतलब मानसिक विकास की, या इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास, ये बात एक ही है। पियाजे की थियरी इनके बारे में बात कर रही है, दिमाग से ही रिलेटेड बात है। दिमाग की कौन सी क्षमताएं होती हैं, क्या करते हैं हम दिमाग से, सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को इमेजिन करते हैं, है ना, कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। हम ये समझ पा रहे हैं, किस लिए समझ पा रहे हैं ये थियरी, क्योंकि हमारे दिमाग का विकास हुआ है उस लेवल पर कि हमें समझाया जाए तो हम समझ पाएँ। तो कॉग्निशन का जो तात्पर्य है या जो संबंध है, वो चीज़ों को समझने से है, जानने से है, यानी नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और पियाजे ने इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो है थियरी दी है। बात इतनी सही है, या फिर और कुछ इसमें समझना हमको बाकी है तो आप बता सकते हैं। तो पियाजेज कॉग्निटिव या मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, बात सही है, कोई दिक्कत हो रही है नहीं। तो पियाजेस कॉग्निटिव या मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं, तो 4 स्टेजेस आर हैव बीन गिवन बाय पियाजे फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कितनी, 4 स्टेजेस। ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन स्टेज से पहले हमें कई चीज़ें जाननी होती हैं। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस हैं आपकी, जो आप आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। जब बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हो रही है तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चीज़ों को थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, दिमाग एक इमेज बनाता है ना, किसी को देखते हैं आप सूट बूट में, आपके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये बंदा तो पढ़ा लिखा होगा। हो सकता है वो मुंह खोले तो आपको समझ में आए कि नहीं। तो कॉग्निटिव कॉग्निटिव का मतलब क्या है, या कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आपको लगता है हाँ यार बड़ा समझदार बंदा होगा, इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश बोलता है मतलब बड़ा ज्ञानी होगा, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। जरूरी नहीं है ऐसा, है ना, नेसेसरली ट्रू नहीं है, हो सकता है, बट ज्ञानी होना और इंग्लिश जानना या सूट बूट पहनना 2 अलग चीज़ें होती हैं, है ना, या अलग चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सूट बूट पहन के ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो रहा है, बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग मतलब चिंतन प्रक्रिया, दिमाग से सोचते हो आप, क्या कह रहे हो, दिल से सोचते हैं हम तो। रीजन यानी तर्क करना चीज़ों को लेकर के, इमेजिन करना, कल्पना करना कि जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं अपने मनपसंद के लड़के से, लड़की से शादी करूंगा, घर वालों को ये कहूंगा, फलाना ढिमका, फिर हम घूमने जाया करेंगे पैसे जोड़ करके, है ना, या ये करेंगे वो करेंगे।
तो मेरी नौकरी लग गई 10 को अपॉइंटमेंट, बहुत बढ़िया, बोला ऑल द बेस्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है, ये आपका थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करने की क्षमता। आपके जीवन में कोई समस्या आई, आपको लगता है इतना कम समय है, कैसे तैयारी करें, चलो जितने छुट्टी पे गई है हिमांशु मैम, एक काम करते हैं, आप खुद ही कहते हैं, मुझे तो खुद को मैम बोलना थोड़ा अजीब ही लगता है ना, तो क्या कहें, इतना हम रिवीजन कर लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, या फिर हम कर लेते हैं प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेते हैं। ये क्या किया आपने, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किससे, दिमाग से। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय जब आप ले रहे हैं, जैसे मेरे लिए इस समय पे छुट्टी लेकर के जाना एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि मैंने पिछले 9 सालों में, जब से मैं काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तब से जो है छुट्टी, मतलब सीटेट के लिए पढ़ा रही हूँ, जब से छुट्टी न्यू ईयर के आसपास नहीं ली है, क्योंकि हमेशा ही दिसंबर में पेपर आया हुआ होता है ना, या जनवरी में आया हुआ होता है, इस बार फरवरी में है। तो ये अपने आप में वो एक हल्का सा भाव आता रहता है कि यार कहीं जो है पढ़ाते हुए होना चाहिए था इस समय पे, लेकिन डिसीजन मेकिंग है, कुछ सोच करके डिसीजन लिया गया, तो दिमाग से लिया जाएगा डिसीजन भी, ठीक है ना। तो चाहे वो मेमोरी हो, परसेप्शन हो, डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इमेजिनेशन हो, कल्पना करना चीज़ों की, या आपका रीजनिंग हो, तर्क करना हो, सोचना हो, या प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है कि आप चीज़ें देख रहे हैं, है ना जावेद, आप चीज़ें, आपके ब्रेन में आपके 5 सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन पहुंच करके एक क्या बनाती है, इमेज क्रिएट करती है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसा दिख रहा है, ये परसेप्शन क्रिएट हुआ, ब्रेन करता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जया, ऑल द बेस्ट। तो ये सब प्याजे की थ्योरी को ये नाम दिए जा सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थियरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, या फिर हम कहें कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास की थियरी है। प्याजे कहते हैं कैसे जो जन्म से अगर हम बात करें, बर्थ टू टीनेज, जो इनकी आखिरी स्टेज है, तो वो कैसे दिमाग का विकास होता है 15+ ईयर्स तक, कैसे मानसिक क्षमताएं हमारी विकसित होती हैं। जीन प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक और चीज कही जाती है, इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, यानी बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं। बिल्डर जैसे एक घर बनाते हैं, वैसे ही बच्चे ज्ञान का घर बनाते हैं, यानी दे आर दी लिटिल साइंटिस्ट। क्या हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। बात सही है, नन्हे वैज्ञानिक हैं। मतलब वैज्ञानिक क्या करता है, क्यूरियस होता है, यानी वो जिज्ञासु है, वो चीजें जानना चाहता है ना। नन्हे वैज्ञानिक हैं बच्चे, ठीक है। वो क्यूरियस है, एक्सपेरिमेंटेटिव है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ना। ऐसे ही बच्चा भी आप देखेंगे, वो भी सक्रिय है, एक्टिव है। छोटा बच्चा होगा चैन से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ उसको करते रहने की जरूरत होती है मनीषा, है ना। उसको एक्टिव रहना है, एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करना है। तो चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, एक्टिवली ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना। स्वाति क्या समस्या आ रही है आपको, तो एक्टिवली ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपनी समझ बनाते हैं। एक पेन उनको मिलेगा, है ना, मैं ये बहुत बार कहानी सुनाती हूँ, बचपन में जो है मेरे पास एक पेन था, और वो टिक टिक वाला होता है ना, वो जो बंद कर सकते हैं, मतलब उसमें कैप नहीं होता, ऐसे टिक टैक वाला पेन। तो वो मैंने लिया बड़ी खुशी से, मेरी मामी जी ने मुझे दिलवाया, मैं उनके पास रहती थी, और शहर से हम लेकर के आए, मैं गांव में रहती थी। तो कहीं पे वो बदरपुर होता है, एक रोड़ी बदरपुर सुना होगा आपने, जानते ही होंगे, कंक्रीट जिसको हम कहते हैं। तो अब मैं खेल रही थी मिट्टी में, फिर मुझे लगा यार इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैंने खोला, उसके अंदर स्प्रिंग होती है, वो निकाली, फिर से जोड़ दी, है ना। हम सब करते हैं ऐसी बात, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत खोजबीन दुनिया से अलग कर रही थी, आप में से भी कुछ लोगों ने या सभी ने किसी ना किसी फॉर्म में ही किया होगा, ठीक। तो वो पेन जो है उसमें मैंने कंक्रीट में बदरपुर में लगा दिया और उसको टिक टैक किया, फिर वो पेन खराब हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूरियोसिटी। कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, यानी जिज्ञासा जो है बिल्ली को ज्यादा क्यूरियस होने के चक्कर में भी वो कई बार मर जाती है कि कुछ एक्सपेरिमेंट में। बट इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को आपको एक्सपेरिमेंटेटिव नहीं रखना है। बच्चा बस हाँ उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, बाकी वो एक्टिव रहे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स, यानी वो एक्टिवली सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। एक्टिव का जस्ट ऑपोजिट शब्द होता है पैसिव। एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे ना इंग्लिश में। पैसिव नहीं रखना बच्चे को, ये ध्यान रखिएगा, बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना। जहां भी पैसिविटी आ गई, ना पियाजे ना वाइगॉत्स्की, कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि बच्चे को पैसिव रखो, उसको बिठा के रखो, सोता रहे, बस उसको कहानी सुनाते रहो, कुछ दिखाते रहो। नहीं भाई, बच्चे को एक्टिवली खेलने में, कूदने में, कुछ बनाने में, कुछ ड्रॉ करने में, कोई एक्टिविटी करने में उसको आपको बिजी रखना है,
ठीक है ना। हाँ देखो मनीषा कह रही मैंने 30 से 40 पेन खराब कर दिए थे, मतलब मनीषा को 30 से 40 पेन का समय लगा ये समझने में, मुझे एक पेन में समझ आ गया। हो सकता है एक आधा और किया हो, बट उस तरह से तो कोई और नहीं किया, मजाक कर रही हूँ मैं। तो ये क्या है, करेंगे रचना। तो अगर हम देखें तो पियाजे की थियरी ये कह रही है कि बच्चा जो है एक्टिव बिल्डर है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की समझ को खुद से बिल्ड करता है सक्रिय रूप से एक्टिव होकर के। दूसरी बात, पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी उग्र रचनावादी हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होता है पहले ये समझने की जरूरत है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कोई भी वो व्यक्ति है जो बच्चे को एक्टिव रखने पे, कंस्ट्रक्टिविज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है, एक विचारधारा है अगर मैं कहूँ। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म की जब हम बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें, यानी रचनावाद की जब हम बात कर रहे हैं, रचनावाद, तो ये एक चीज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से बना है वर्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी बच्चा ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान का सृजन करता है। बात सही है। तो ज्ञान का जब सृजन करेगा बच्चा तो एक्टिव होगा, यानी सक्रिय होगा। ठीक है, क्या है, बच्चा सक्रिय है, एक्टिवली ज्ञान को, तो बच्चों को एक्टिव रखेगा कंस्ट्रक्टिविज्म। दूसरा, ये मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं, यानी अर्थ निर्माण की बात करते हैं कि अर्थ को कैसे निर्मित किया जाए, नॉलेज को कैसे हम एक अर्थ दें, यानी अर्थ निर्माण। तो बच्चा अपनी एक्टिविटी करके अपने जीवन का एक अर्थ, अपनी मतलब को किसी भी एक्टिविटी से वो निकालेगा कि उसको क्या समझ आया। भाई अर्थ मीनिंग मेकिंग क्या है, कोई चीज आपने थियरी में पढ़ी और उसको आपके जीवन से जोड़ दिया जाए तो वो मीनिंगफुल हो जाएगी, अर्थपूर्ण हो जाएगी आपके लिए। वो चीज अर्थपूर्ण है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके अनुभव से जुड़ी हुई है। जैसे अभी वो पेन वाला मैंने एक्सपीरियंस आपको दिया या एग्जाम्पल दिया, तो आपके लिए वो कनेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, थियोरेटिकल बात नहीं है, अमेरिका की कोई ऐसी बात नहीं है जो ना आपने कभी देखी है ना सुनी है, वो आपकी अपने जीवन से जुड़ी हुई बात है। तो मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण, अर्थ निर्माण। जब हम अर्थ निर्माण की बात कर रहे हैं यानी मीनिंग मेकिंग की बात करता है रचनावाद। रचनावाद में पियाजे भी आते हैं, वाइगॉत्स्की भी आते हैं, ब्रूनर भी आते हैं, है ना। तो पियाजे वाइगॉत्स्की आपके लिए महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन वाइगॉत्स्की को सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी कह दिया जाता है, और पियाजे को हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। रेडिकल मतलब वो उग्र हैं इस बात पे कि बच्चे की एक्टिविटी प्राइमरी है, सेंटर में एक्टिविटी है बच्चे की, समाज नहीं है सेंटर में। वाइगॉत्स्की के लिए समाज के साथ अंतःक्रिया या इंटरेक्शन सेंटर में है। तो ये मुख्य अंतर है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। सोशल यानी सामाजिक रचनावाद जिसकी बात वाइगॉत्स्की कर रहे हैं, और पियाजे जो रेडिकल हैं, जो उग्र हैं, जो हार्डकोर बच्चे की एक्टिविटी पे ही बेस्ड हैं, कि एनवायरमेंट के साथ वो अपनी एक समझ बना रहा है, लेकिन बच्चे की एक्टिविटीज इन द सेंटर। तो बच्चे की एक्टिविटी क्या है, केंद्र में है। ठीक, तो एक्टिव यानी सक्रिय है, मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण करता है बच्चा अपना, और क्या होगा, रियल लाइफ से जोड़ने की बात करेगा। जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद है, वो वास्तविक जीवन से जोड़ करके सिखाने की बात करेगा। इसी रचनावाद पे आपका एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट है, वो बेस्ड है कि बच्चों को आप एक्टिव रख के पढ़ाओ। हमारी जो मॉडर्न पेडागोजी है वो इस बात पे बहुत जोर देती है, पियाजे वाइगॉत्स्की को ध्यान में रख करके। ठीक है, तो बच्चे की एक्टिव लर्निंग हो पाए, मीनिंग मेकिंग हो पाए रियल लाइफ से, यानी वास्तविक जीवन से जोड़ करके आप सिखा पाएं, ये बात यहाँ पे कही जाती है। कोई एक व्यक्ति को यहाँ पे जनक नहीं कहेंगे कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म में वाइगॉत्स्की हो जाएंगे जनक, और रेडिकल में आपके ये हो जाएंगे पियाजे। ठीक है, तो बच्चे को एक्टिवली सीखने पे जो है जोर देता है रचनावाद। तो पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बच्चे की एक्टिविटी को सेंटर में रखते हैं, और वाइगॉत्स्की जो है वो समाज को, वाइगॉत्स्की एक दूसरे थियरिस्ट हैं, एक सिद्धांतकार हैं जिनकी थियरी हम इसके आगे पढ़ेंगे, दोनों मिलाकर के 5 से 6 नंबर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कुल मिला के बात ये है। ठीक, तो जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, चिल्ड्रन जो है, यानी चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, उग्र रचनावादी हैं पियाजे, स्विस साइकोलॉजिस्ट इनको कह देते हैं, कई लोग इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक भी कह देते हैं, है ना, कि स्विट्जरलैंड से थे, स्विट्जरलैंड भी जाना है इस साल, है ना। तो ये क्या है आपका, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, 15-16 साल में तो इनकी थीसिस जो है आ गई थी, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। ठीक है ना, बहुत सारा काम किया इन्होंने, फिलोसफी, ये फिलोसफर भी थे, ये चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी आप इनको कह सकते हो, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कि कैसे हमारे जीन्स रोल प्ले करते हैं हमारी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग में या नॉलेज को बनाने में। ठीक है, एक एक करके और चीज़ें हम समझते जाएंगे। इन्होंने एक और चीज़ कही है कि जो डेवलपमेंट है, पहले वहाँ चलते हैं फिर आएंगे इस पे,
जो डेवलपमेंट है वो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एज पर पियाजे। भाई आपने या हमने जो है डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट पढ़ी थी ना, हमने क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट पढ़ी थी, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी विकास कॉन्टिन्यूअस होता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ये डिबेट हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा एक समय पे, नहीं याद होगा तो आ जाएगा, डोंट वरी, याद दिलाएंगे। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे मीनिंग मेकिंग की हमने बात की कि अर्थ निर्माण की बात प्याजे करते हैं कि बच्चा एक्टिवली ज्ञान का सृजन करे, एक्टिव लर्निंग करे, है ना, ये सब करे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ चीजें हैं जो प्याजे बिल्कुल नहीं कहेंगे। जैसे बच्चे को एक्टिव रखने की बात वो करेंगे, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्ना वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है ना, एक्टिवली ज्ञान का सृजन करेगा, ये सब बातें वो कहेंगे। लेकिन वो कुछ बातों से बचेंगे, या पूरा रचनावाद जो नेगेटिव है, प्याजे की थियरी से जुड़ी हुई बातें बिल्कुल नहीं है, जो नेगेटिव टैग वर्ड्स भी आप इनको कह सकते हो, कि रिवॉर्ड की बात, कि आपको पुरस्कार दिया जाए, इस बात की बात प्याजे नहीं करेंगे। वो कहेंगे व्यक्ति का नेचर है, भाई आप, अब मैं छुट्टी पे गई हूं, दिन भर बैठूंगी थोड़ी, कुछ तो करूंगी, तो मैंने वॉक किया 15-15 किलोमीटर, है ना, जिम चली गई, कुछ शॉपिंग कर ली। हालांकि शॉपिंग में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ, बट ठीक है, अब गए हो, किसी दोस्त ने कह दिया मेरे लिए ये ले आना, वो मिल जाए, फलानी चीज ले आना, फोटो भेज दिया, तो वहां चले गए, वो ले आए, है ना, देख लिया शहर, अलग अलग एक्टिविटी के लिए चले गए। ये क्या है, एक्टिविटी तो आप करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको मान लो पढ़ने के लिए कह दिया जाए चलो कल से पैसे जो है आते रहेंगे, तो आप कितने ही दिन टीवी देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ना 24 घंटे में, अगर सब कुछ सॉर्टेड भी है तो कुल कुल मिला के बात वही है कि जरूरी नहीं है कि मुझे किसी चीज के लिए पुरस्कार मिले। मैंने किताब पढ़ी अगर बुर्ज खलीफा व्यू के साथ सामने, तो ये जरूरी नहीं मुझे इसके लिए पुरस्कार दे रहा है कोई, मुझे पसंद है इसलिए मैं वो चीज कर रही हूँ। जिम जा रही हूँ, किसी ने मुझे कहा नहीं है छुट्टी पे जिम जाओ, क्योंकि मुझे नॉर्मल डेली लाइफ में टाइम कम मिल पाता है और अच्छा लगता है हेल्थ पे अगर आप ध्यान दो, आपको खुद अच्छा लगेगा। ये तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट आधा घंटा आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिवॉर्ड की, हाँ शूज खरीदे मजबूरन, क्योंकि मैं चल इतना रही थी तो कंफर्टेबल ही नहीं बैठ पा रहे थे शूज, तो ये क्या है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड से ही आप एक्टिविटी करेंगे ये जरूरी नहीं है। तो ये कह रहे हैं प्याजे कभी भी रिवॉर्ड को बहुत सेंटर में नहीं रखेंगे कि फर्स्ट आ गया रिवॉर्ड दे दो इसलिए कर लो, क्योंकि ये लॉन्ग रन वाली चीजें नहीं होती। तो प्याजे की थियरी रिवॉर्ड पे फोकस नहीं करती, पुरस्कार इनके लिए नेगेटिव वर्ड है, पनिशमेंट दंड पे फोकस नहीं करती। भाई बच्चे का तो आप उसकी क्यूरियोसिटी को, क्रिएटिविटी को, उसकी जिज्ञासा को, उसकी रचनात्मकता को दबा दे रहे हैं। जब वो दीवार पे कुछ बना रहा है, आपने रैंपट लगा दिए 2 जा करके, पनिश नहीं करना है। तो ये पनिशमेंट की बात नहीं करते हुए नजर आएंगे आपको कि बच्चे को दंड दे दो, है ना, ये दंड की बात नहीं करते हुए नजर आएंगे। जिस तरफ इंटरेस्ट है उस तरफ आप लेकर के जाइए ना बच्चे को। तो इनके लिए भी नेगेटिव टर्म है, चाहे वो रिवॉर्ड हो चाहे वो पनिशमेंट हो, कि या तो भय से आप बच्चे को चलाना चाह रहे हैं या फिर पुरस्कार से, दोनों ही नेगेटिव हैं। ड्रिल एंड रेपिटेशन, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ड्रिल तो हाँ हमें देखो बचपन में कितनी बार 5 बार लिखो सेम चीज याद हो जाएगी। ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी रट्टाफिकेशन का ही एक तरीका है ना, कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कहां से आया पता ही नहीं है, बस याद किया हुआ है ना। तो ये क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास और जो रेपिटेशन है बार बार, इसको भी प्याजे बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। अब आप कहेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमेन परफेक्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आंख बंद करके सिर्फ मैकेनिकल ड्रिल या मैकेनिकल प्रैक्टिस, बार बार सेम चीज रिपीट करते रहना, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका उस तरह से कोई रिवीजन नहीं है कि पुरानी मिस्टेक करेक्ट करके तब नया लिख रहे हैं, सेम चीज आप 6 बार लिखते जा रहे हैं, ये नेगेटिव है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इसलिए नेगेटिव है प्याजे की थियरी में, इवन वाइगॉत्स्की की थियरी में भी नेगेटिव। और क्या है, मेमोराइजिंग, याद करना, स्मरण करना, अगेन रट्टे लगा रहे हैं डेफिनेशन के। भाई अगर कोई चीज समझ में आ गई याद हो जाएगी, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, इससे भी आपको बचना है, स्मरण से भी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेक्स्ट है पैसिव रखना बच्चे को या रोट लर्निंग। एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग जिसको हम अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं, अर्थ निर्माण। इसका जस्ट ऑपोजिट है रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन। रटंत विद्या चलंत नाही, रोट लर्निंग पे आपको जोर नहीं देना है ना, रोट लर्निंग पे आपको जोर नहीं देना है। हाँ नेगेटिव ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप लगभग सभी पेडागोजिकल क्वेश्चंस में एलिमिनेट कर सकते हैं, कि ये रिवॉर्ड बेस्ड चीजें, पनिशमेंट बेस्ड चीजें, ड्रिल एंड प्रैक्टिस बेस्ड चीजें, मीनिंग मेकिंग की जगह आप पैसे होना बच्चे का या रोट लर्निंग करना, ये सब नेगेटिव ही हैं, निष्क्रिय हैं। या मेमोराइज करना, ये कोई बहुत पॉजिटिव शब्द नहीं है, ये जहां भी आ रहे हैं इसका मतलब वो बच्चे के भले में तो नहीं है। अगर नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है तब ये हो जाएगा,
ठीक है ना, बहुत बढ़िया नूतन, आप कर लेंगे क्लियर। तो अगर हम देखें तो बच्चे निष्क्रिय हैं ये कहना गलत होगा, या उनको हम रटवा रहे हैं चीजें, रटना भी गलत ही होगा। बात सही है। तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ड्रिल एंड रेपिटेशन, मेमोराइजिंग, पैसिव, रूट लर्निंग, ये सब जो हैं नेगेटिव शब्द हैं प्याजे या वाइगॉत्स्की या रचनावाद ओवरऑल की दृष्टि से। देखिए प्याजे वाइगॉत्स्की में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, मुख्य अंतर यही है कि प्याजे जो हैं वो बच्चे को एक्टिवली बिल्ड करने पे फोकस कराते हैं, बच्चे के एनवायरनमेंट के साथ एक्टिविटी करने पे फोकस करते हैं। वाइगॉत्स्की सेम रखते हैं बाकी सारी चीज़ें, बट वो समाज के इंटरेक्शन को और महत्व दे देते हैं। तो सोसाइटी का महत्व ज़्यादा है वाइगॉत्स्की की थ्योरी में, अभी वो थ्योरी इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सब नेगेटिव बातें, ये नेगेटिव बातें पूरे रचनावाद यानी वाइगॉत्स्की प्याजे दोनों के लिए ट्रू हैं, ये दोनों के लिए ही नेगेटिव हैं। बच्चे का एक्टिव रहना दोनों के लिए ही सही है, समझ रहे हो बात को। तो ये कहानी हुई। फिर हम बात कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एज पर प्याजे। जब हम बात कर रहे हैं तो उसको समझ लेते हैं कि कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस है भाई, है ना। यानी हम एक तरफ बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस, क्या कहते हैं हम, डेवलपमेंट, कि विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन वाइगॉत्स्की कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, प्याजे नहीं मानते। अब वो डिबेट है ना अपने आप में साइकोलॉजी में, जो हम शुरुआत में ही पढ़ रहे थे डेवलपमेंट के समय पे, कि कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस की जो डिबेट है, यानी सतत है विकास के असतत है, कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की जो हमारी डिबेट है, यानी सतत बनाम असतत विकास। तो कई सारे थियरिस्ट कहेंगे जी विकास जो है सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है, ऐसा कोई एक स्टेज या कोई दिन नहीं होता कि 12वां जन्मदिन आया तो टीनेज अचानक से हिट कर गई, है ना। और डिसकॉन्टिन्यूअस वाले कहेंगे नहीं भाई, स्टेजेस में होती हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी ये कह रहा है। अगर कॉन्टिन्यूअस में आप नाम लिखना चाहें फॉर एग्जांपल, तो आप प्याजे का नाम नहीं लिख सकते, वाइगॉत्स्की का ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेजेस की बात नहीं कर रहे। जो भी व्यक्ति स्टेजेस में तोड़ करके विकास की बात कर रहा है, इसका मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, वो विकास के डिसकॉन्टिन्यूअस होने को मानता है, विकास के अनिरंतर होने को मानता है। अगर उसने अपनी स्टेजेस दी हुई हैं, चाहे वो आपके हिज नेम इज लाइक कोलबर्ग, चाहे वो कोलबर्ग हो, चाहे वो आपके प्याजे हूं, क्योंकि जो भी स्टेजेस की बात करेगा वो किसकी बात करेगा, आशिया थैंक यू भाई मिस करने के लिए, पढ़ लो। वो किसकी बात करेगा, डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करेगा। तो जब हम बात प्याजे की कर रहे हैं तो प्याजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। बात सही है। तो यहाँ पे आपको या वाइगॉथ कोहलबर्ग भी क्यों ना हो, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है नो एज और स्टेज इज गिवन, कॉन्टिन्यूअस विकास चलता रहता है, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा वाइगॉत्स्की के केस में। दोनों में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि एक टाइम के बाद विकास रुक जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन स्टेजेस में ब्रेक हो के चलेगा, ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जैसे 4 स्टेजेस प्याजे ने दी हैं, तो ये कहते हैं कि जन्म से 2 में इतना विकास हुआ, फिर 2 से 7 में इतना होगा, 7 से 11 में इतना होगा, 11 से 15 में इतना होगा। तो आप देख रहे हैं ये टूट के विकास की जो प्रक्रिया है चल रही है स्टेजेस में, स्टेजेस के माध्यम से, ठीक है ना। SPCF, बात सही है, क्लियर। हाँ, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं प्याजे विकास को, वहीं वाइगॉत्स्की कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं एज पर प्याजे डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी असतत है या अनिरंतर है। बात सही है या नहीं है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। प्याजे एक और चीज पे महत्व देते हैं, वो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान, ये आपकी इसको जेनेटिक्स को हम कहते हैं आनुवांशिकता, हेरिडिटी, आनुवांशिकता मीमांसा कह लीजिए, यानी ज्ञान कैसे बनता है, एपिस्टेमोलॉजी होती है कैसे ज्ञान को निर्मित किया जाता है। तो कर्व इसलिए दिया है कि वो सतत चल रहा है, वो कर्व सिंबॉलिक है ना, कि सतत चल रहा है, इसमें कोई स्टेज नहीं है कि जन्म से 2 वर्ष में प्याजे ने कोई, वाइगॉत्स्की ने कोई स्टेज दी हो, स्टेज नहीं देते हैं वो विकास के लिए,
वो तो एक चलने वाली प्रक्रिया है, पौधा अंदर से उग रहा है अपनी, ऐसा थोड़ी है कि वो बिल्कुल फिक्स हो गई हैं स्टेजेस। SPCF इनकी 4 स्टेजेस हैं, वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहे हो मंतशा? तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की जब आप बात कर रहे हैं कि आपके जीन्स, आपका DNA, आपकी क्रोमोसोम्स कैसे, यानी आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता जो है वो कैसे आपकी ज्ञान को बिल्ड करने में मदद करती है ना मनीषा। तो ज्ञान को बिल्ड करने में, ज्ञान को बिल्ड करने एज इन बनाने में, निर्मित करने में, जैसे घर बनाया जाता है वैसे ही आप ज्ञान को बिल्ड करते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है, ये बताइए आप, हैं? हाँ, सही है जी, सुशीला कह रही हैं, बात सही है। हाँ, दुबई वॉज गुड भाई। हाँ, जेंडर हो गया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया था, है ना। हमने, हम सिलेबस पे हमारी पकड़ है, हम बहुत पीछे नहीं है कोई। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी तो कैसे आपके जीन्स, आपका, आपकी हेरिडिटी, आपकी नॉलेज को बिल्ड करने में, जैसे आपके अंदर हेरिडिटरी क्षमता है कि इस उम्र में इतना विकास हो जाएगा, बच्चा चीज़ें समझने लगेगा, इस उम्र के बच्चे को ये सिलेबस पढ़ाओ। तो हेरिडिटी से हमें हमें जो क्षमताएं मिली हैं वो अनफोल्ड होती हैं एनवायरनमेंट में, और जिसकी बात प्याजे करते हैं, ठीक है। ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये हम कर चुके हैं, मेजरली बातें मैं इसमें आपको बता चुकी हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये बता चुकी हूँ, मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक या मानसिक विकास भी इसको कहते हैं। इन्होंने 4 फैक्टर्स की बात की है, वापस से आते हैं अपने उन्हीं 4 फैक्टर्स पे, और वो 4 फैक्टर्स आपके क्या कहते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। कि रचनावाद में बच्चों को एक्टिव रखा जाता है, हाईली एक्टिव रखने के बाद रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म करेगा, या सृजनात्मकतावाद भी कहते हैं। टीचर का क्या रोल है रचनावाद में, कंस्ट्रक्टिविज्म में? तो टीचर एक फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है, जो माहौल सेट करेगा, स्टेज सेटर है। जैसे एक माली होता है, तो माली क्या करता है, पौधे में एक ही दिन में सारा पानी डाल के, सारी खाद डाल के बड़ा कर देगा उसको? नहीं, पौधा मर जाएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा खाद या एकदम मान लो दुबई वाली धूप में रख दिया है। तो कुछ ही पौधे हैं, कुछ ही प्रकार हैं जो सरवाइव कर पाएंगे, जैसे पाम ट्रीज। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक टीचर का जो रोल है वो एक फैसिलिटेटर का है, जो सुविधा दाता है, एक माहौल सेट करेगा जहां बच्चा खेल कूद सके, समझ सके, अपनी समझ विकसित कर सके, फैसिलिटेट कर रहा है वो। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर नहीं है, टीचर है, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, और मिलकर के ज्ञान को निर्मित कर रहे हैं, समझ को विकसित कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब हम बात किसकी करते हैं, जब हम बात करते हैं एक चीज की जिसको हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, कि माली के जैसे, जैसे माली एक समझ, अब आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे ज्ञान का निर्माण कर रही हूँ। कि माली के जैसे जब हम बात कर रहे हैं, कि एक गार्डनर के जैसे टीचर का काम है, जो आप सही माहौल देते हैं पौधे को, ना कि उसको जबरदस्ती बड़ा कर देंगे, है ना, सही जलवायु देंगे, है ना, धूप में भी रखेंगे, जरूरत पड़ने पे खाद भी देंगे, अननेसेसरी जो वीड्स उसमें उग जाते हैं उनको भी निकालेंगे, है ना, पानी डालेंगे, मृदा की जरूरत होगी, सही मृदा खोद के उसके लिए तैयार करेंगे। ऐसे ही आप बच्चे के लिए माहौल सेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ आपने बच्चे में डाल दिया और अब उसके अंदर कोई चिप लगा दी और उससे जो है वो बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है कहानी कि टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, किसके हिसाब से, रचनावाद के हिसाब से। और हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चा एक्टिव होगा। पियाजे की थ्योरी में क्या कहा गया है, इससे आप एक क्वेश्चन अभी एटलीस्ट बैठे के बैठे, बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। नहीं, रेपिटेशन पे, रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं देते हैं। थोड़ा स्लो चल रहे हैं कृष्णा हम, क्योंकि हम अभी भूमिका बना रहे हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। हाँ, नहीं, आपका टाइम 7:30 बजे का ही है। ये आज जो है मैं ट्रैवल करके आई हूँ, तो थोड़ा और मैंने एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा कर ली थी, तो उस चक्कर में। नहीं तो ये तो 9 बजे का टाइम आपका यूट्यूब का है। मनीषा कह रही हूँ 5 साल बाद स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, बहुत वरीड हूँ। वरीड नहीं होना है, एक्शन लेना है, उसके आगे की चिंता आपको नहीं करनी है। ये प्राचीन कालों से चले आ रहे ग्रंथों में भी कहा गया है, एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो। थैंक यू गीतांजलि। बताइएगा।
सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। चलिए समझते हैं। जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी वो लोग जो आपसे ज़्यादा जानते हो किसी चीज़ को, उनके सानिध्य में आप ज्ञान का निर्माण करेंगे, इसको नॉलेज कहा जाएगा। देखिए को कंस्ट्रक्टेड ठीक था कि साथ में मिलकर कंस्ट्रक्ट की जाएगी, बट ये वाइगॉत्स्की इसकी बात करते हैं, ये किसी मोर नॉलेजेबल अदर या अधिक जानकार अन्य से बात करने की बात, ये सामाजिक इंटरेक्शन हो जाएगा, जिसकी बात प्याजे नहीं वाइगॉत्स्की ज़्यादा करते हैं। बी ऑप्शन क्या है? अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। ऐसा व्यवहार में परिवर्तन है जिसको मापा जा सकता है। ये व्यवहार में परिवर्तन की बात व्यवहारवादी लोग करते हैं, जो रटने की बात करते हैं, जो रिवॉर्ड की बात करते हैं, जो पनिशमेंट की बात करते हैं। और आपको बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच के चलना है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जब तक गौरव पूछा ना हो कि व्यवहारवाद क्या कहता है। और सीटेट के लेवल पे तो व्यवहारवाद आता नहीं है, बस व्यवहारवाद की नेगेटिव चीज़ों से आपको बचना होता है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब जो है व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। बिहेवियरिज्म एक अलग से ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है या स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे रचनावाद है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, बिहेवियरिज्म को हम ऑब्सलीट मानते हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर हम उसके साथ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया इंसिया। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट। आपको देख लेना है किस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय या सिर्फ दिमाग में भरे जाने की बजाय जो नॉलेज है वो मिलती है, ज्ञान जो है वो मिलता है, ये नहीं होगा। ज्ञान सृजित किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है बच्चे के स्वयं के द्वारा। इनेट एंड गिवन रादर देन अक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस। देखिए कोई दिमाग में भरा नहीं होता पहले से, कोई टैबलेट से दिमाग में इनेट नहीं है, नॉलेज आप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। गिवन बाहर से कोई टैबलेट नहीं है जो दी जाएगी। तो एक ही ऑप्शन सही है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, कि ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ज्ञान जो है कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट। यानी जस्ट एनवायरमेंट से निष्क्रिय रूप से आपके दिमाग में भरे जाने की बजाय बच्चा खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के ज्ञान की रचना करता है। ये बात सही है, बात सही है। चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने भी लोग कह रहे थे, तो बच्चों को आपको एक्टिव रखना है, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने 4 और फैक्टर्स की बात की है प्याजे ने। वो 4 फैक्टर्स क्या हैं? ये हैं वो 4 फैक्टर्स, ठीक है ना। ये 4 फैक्टर्स हैं, इनको जो शॉर्ट में याद रखने का तरीका है वो ये है। बाकी फिर भी मैं आपको ये थोड़े दूसरे फॉर्मेट में दिखाती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे याद रखने में चीज़ें, ठीक है जी। देखिएगा ये 4 फैक्टर्स हैं। अभी ये 4 स्टेजेस नहीं है, ये 4 स्टेजेस की बात अभी नहीं हो रही है, अभी हम पहुंचे ही नहीं है स्टेजेस पे। तो इन्होंने 4 फैक्टर्स पे ये थियोरी बनाई है, बाद में स्टेजेस इसके आगे आती है। हो जाएगा आदित्य, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखो, ठीक। तो अगर हम देखते हैं 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व, यानी वो 4 तत्व कौन से हैं। 4 स्टेजेस की बात नहीं हो रही, 4 तत्वों की बात हो रही है। तो वो 4 तत्व कौन से हैं उस पर चर्चा हो रही है। 4 तत्व कौन से हैं? मैचुरेशन यानी परिपक्वता, कैसे आपका शरीर, आपका दिमाग परिपक्व होता है, हेरिडिटी की वजह से। तो हेरिडिटी को तो उन्होंने महत्वपूर्ण माना ही है ना, तो ये आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो हेरिडिटी या फिर जेनेटिक्स की कहीं ना कहीं बात हो रही है पहले फैक्टर में। मैचुरेशन क्या है? मैचुरेशन है आपका हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो आनुवांशिकता से क्षमताएं आपको मिली हैं उनका समय के साथ अनफोल्ड होना, ठीक है ना। MESE। ई क्या है? एक्सपीरियंस। तो M हो गया मैचुरेशन, E हो गया एक्सपीरियंस या अनुभव, या फिर इसको आप एक्टिविटी भी कह देते हो कि बच्चा जो सक्रिय अनुभव करेगा वो क्या है, उसकी क्रियाएं हैं, वो एक्टिविटी है ना। तो अनुभव हो गया इसका दूसरा पॉइंट, अनुभव हो गया इसका दूसरा पॉइंट। सोशल इंटरेक्शन यानी S जिसको हम कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया क्या कहती है? इक्विलिब्रेशन, या इसको हम संतुलन कहते हैं। सामाजिक इंटरेक्शन सिंपल है, इन्होंने ये नहीं कहा कि समाज से कोई दिक्कत है, ये कह रहे हैं समाज के साथ इंटरेक्ट करके अपनी समझ को बनाएगा बच्चा। समाज नहीं भर दे रहा है उसके अंदर समझ, वो अपनी समझ बना रहा है इंटरेक्शन करके। तो सोशल इंटरेक्शन है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वाइगॉत्स्की की थियोरी, जो आने वाली थियोरीज में से एक है, हम पढ़ेंगे, उन्होंने जितना महत्व दिया है, ठीक। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। देखो जितना कराया जा रहा है इतना आप कर लोगे, आप बहुत अच्छी सिचुएशन में होगे। मैं ये धीरे धीरे भी इसीलिए करा रही हूँ ताकि ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब इससे क्वेश्चन बनेगा तो वो फिर आप वहां घूमेंगे। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, यानी ये बैलेंस की बात करता है कहीं ना कहीं, जो 4th पॉइंट है। बैलेंस किस चीज का? जो दुनिया में है और जो दिमाग में है उसका बैलेंस, जो आपके
दिमाग में है, जो आपके माइंड में है वो, और जो आप दुनिया में देख रहे हैं, दोनों बैलेंस में है कि नहीं है। लेट्स सी अभी आस्था, बात सही है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, यानी मैचुरेशन, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का या प्री डिस्पोजिशंस का समय के साथ अनफोल्ड होना, कि आपकी अक्ल दाढ़ जिसको हम बोलते हैं, यानी विजडम टूथ, वो निकलेगा, एक समय पे निकलेगा। 10 साल में किसी का विजडम टूथ नहीं निकलता है। दूध के दांत जाएंगे और पक्के दांत आएंगे, ये मेच्योरिटी की वजह से हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपकी जेनेटिक कोडिंग में है कि ऐसा होगा। तो मेच्योरिटी की वजह से आपके अंदर चीज़ें आती हैं, अनुभव, जो एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं मेच्योरिटी के आने पे, या साथ साथ किताब पढ़ रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं एक तरह से, तो मेच्योरिटी और बेहतर बनेगी। सोशल इंटरेक्शन, समाज में जो अंतःक्रिया कर रहे हैं, इक्विलिब्रेशन यानी जो आपका संतुलन है या बैलेंस है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे की जाती है इनकी थ्योरी में। MESE, इनके दूसरे नाम मैंने आपको बता दिया। एक्सपीरियंस को एक्टिविटी कहा जा सकता है, मैचुरेशन को, इस बार भी एक क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है, मैचुरेशन को हेरिडिटी कहा जा सकता है। और ये इक्विलिब्रेशन में 2 चीज़ें आती हैं, 2 प्रोसेसेस आती हैं, जहाँ से निकल के आता है आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इक्विलिब्रेशन क्या है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, वो आएगा पहले। इक्विलिब्रेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक है अडेप्टेशन, यानी आप समय के साथ अडेप्ट करते हैं चीज़ें। आपने फ़ोन चलाना सीखा, यानी समय के साथ आपने अडेप्ट किया। पहले तो, आज से 20 साल पहले तो बहुत फ़ोन कॉमन नहीं थे भी तो वो लैंडलाइन वाले फ़ोन ही थे, अभी पूरी तरह से नहीं आया मंतशा अडेप्टेशन। और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जिसको बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ों के द्वारा हमारे दिमाग में बैलेंस बना रहता है, कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड रखता है, यानी ब्रेन में चीज़ों को बना करके अपने अपने स्थान पे रखता है, वर्गीकृत करके, क्लासिफाई करके, और अडेप्ट करता रहता है, समय के साथ चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उसको स्कीमा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, स्कीमा, SCHEMA। स्कीमा में जो है ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो अपडेट होता रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको स्कीमा ही कहेंगे, ठीक है बात, स्कीमा कहेंगे। और स्कीमा क्या है, ये आपका प्रीवियस नॉलेज या एग्जिस्टिंग नॉलेज आप इसको कह सकते हो, यानी जो भी आज आप जानते हो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं फीडेड है, ब्रेन के सॉफ्टवेयर में ये वही है, वो फीडेड सॉफ्टवेयर है एक तरह से। इस एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आप जानते हो, जो वर्तमान ज्ञान है आपका, या प्रीवियस नॉलेज जो पूर्व ज्ञान है, जो भी आपके ब्रेन में फीडेड है, वो सब स्कीमा में है बेसिकली, वर्तमान ज्ञान। या फिर इनको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के जो संरचनाएं बनी हुई हैं आपके ब्रेन में, स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की संरचनाएं, संरचनाएं, ठीक है। हाँ, मेंटल स्ट्रक्चर्स, आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन के या ज्ञान के पीसेस, जैसे अभी आप मुझे पहचान पा रहे हैं, किस वजह से पहचान पा रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आपके दिमाग के, बिल्कुल, कि जिनके आधार पे आपकी बिल्डिंग दिमाग की टिकी हुई है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी हमें, कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं, इस पेन को देख करके पहचान पा रहे हैं, ये घड़ी देख करके पहचान पा रहे हैं कि ये वॉच है। एक 5 महीने के बच्चे को लाओ, वो तो नहीं पहचान पाएगा, इसका मतलब उसके दिमाग में अभी ये फीडेड नहीं है, ये स्कीमा उसके दिमाग में बना नहीं है इस चीज़ का। आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में एक स्कीमा है कि हिमांशी एक टीचर है जो पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है, इसके लिए, इन एग्जाम्स के लिए, पेडागोजी में, और काफ़ी सालों से पढ़ा रही हैं, बाकी लोग भी उनको देख करके सेम तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। तारीफ कर दी मैंने अपनी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाना चाहिए कभी कभी। एनीवे, मजाक की बात है, ये छोड़ दीजिए। बट अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये सिंपल है कि आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है, अगर आपके फ़ोन में कोई नंबर सेव्ड ही नहीं है तो वो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही आपके स्कीमा में अगर कोई चीज़, अगर आप सर्च करेंगे और आपको फ़ोन में कोई नंबर मिल जाता है, इसका मतलब वो ब्रेन के स्कीमा में, सॉरी, फ़ोन के स्कीमा में फीडेड है, सेव्ड है वो चीज़। ऐसे ही आपके ब्रेन में कौन सी चीज़ें सेव्ड हैं, वो आपके स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है एक तरह से। जहीदा बिल्कुल सही कह रहे हो, कि जो आपके ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके जैसे रखा हुआ है, वो आपका स्कीमा है ना, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप रिट्रीव कर लेंगे समय आने पे, ज़रूरत पड़ने पे आप इस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज भी इनको कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी ये ब्लॉक्स नहीं होंगे तो नॉलेज कैसे बिल्ड होगी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज भी स्कीमा को हम कह देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ
नॉलेज। बात सही है। तो ज्ञान के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली। बात सही है। नहीं रीमा, हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, आप पढ़ते जाइए। जो भी स्टोर्ड डेटा है आपके ब्रेन में वो स्कीमा है। सिंपल बात। ये स्कीमा अपडेट कैसे होता है? ये इक्विलिब्रेशन के अंदर दो प्रोसेसेस जो आती हैं इनके द्वारा, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन स्पेसिफिकली जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आएगा, जिससे आपका ब्रेन, क्योंकि सेम तो नहीं रहती इन्फॉर्मेशन, तो ना आपके फ़ोन में सेम रहती है, ना आपके कंप्यूटर में, ना आपके ब्रेन में। उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हटाओगे, कुछ चीज़ें जोड़ोगे। तो ये जो हटाना और जोड़ने की जो प्रक्रिया है इसको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कहते हैं। ये आ गई है ये आपकी प्रक्रिया। स्कीमा को हमने समझा कि स्कीमा क्या है, आपकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने ज्ञान की संरचित जो भी इन्फॉर्मेशन का भंडार है आपके ब्रेन में है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ठीक है ना। एसिमिलेशन यानी चीज़ों को जोड़ना, कुछ ऐड किया आपने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। आपके कुछ स्कीमा आपके जन्म से होते हैं, जैसे आपके ग्रास्पिंग का स्कीमा है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस के जैसा होता है कि आपके सर्वाइवल स्कीमा होते हैं ये, कि आपका पेन अगर आपके हाथ पे, या एक अडल्ट यानी एक वयस्क व्यक्ति, उसकी माँ बच्चे की या पिताजी या कोई भी अगर उसके हाथ पे उंगली रख देता है, उसका हाथ अपने आप ग्रास्प कर लेता है ना। बच्चा गिरता है तो वो पकड़ लेता है टाइट से चीज़ों को, ये बाय डिफॉल्ट है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। समझ रहे हो? उसको सिखाया नहीं गया बिलाल, ये इनबिल्ट स्कीमा है। तो कुछ चीज़ें तो इनबिल्ट होती हैं, बाकी स्कीमा आप दुनिया में बनाते जाते हो, बनाते जाते हो। ठीक है। तो एसिमिलेशन यानी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में किसी चीज़ को जोड़ना। जैसे आपको दाल और चावल खाना आता था, दाल और चावल आपको पता था, मिक्स करके हाथ से खाना आपने सीख लिया, एसिमिलेट कर लिया कि ये भी एक नया तरीका है, ऐड कर लिया अपनी प्रीवियस नॉलेज में। एकोमोडेशन है पुराने में चेंज लाना या कुछ नया क्रिएट करना। एग्जिस्टिंग स्कीमा में अगर कुछ ऐड कर लिया है तो एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण बोलते हैं। ये प्रक्रिया चलती कैसे, इसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, इसको अडेप्टेशन कहा जाता है। कि आपके ब्रेन में स्कीमा जो अडेप्ट हो रहा है वो किसके माध्यम से होगा? एसिमिलेट करेंगे, या तो कुछ ऐड करेंगे, या पुराने में चेंज करेंगे, या मॉडिफाई करेंगे। तो आप अनुकूलन की प्रक्रिया है। सर्दी आ गई, आपने जैकेट्स पहनना शुरू कर दिया, गर्म चीज़ें खाना शुरू कर दिया। गर्मी आएंगी, आप ठंडी चीज़ें, शरबत पीना शुरू कर देंगे, बेलपत्थर का जूस पीना शुरू कर देंगे, नारियल पानी पीना शुरू कर देंगे, है ना, नहाना शुरू कर देंगे 2-2 4-4 बार, वॉट एवर, मतलब जिसके यहाँ जैसी स्थिति है। तो ये क्या है? हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ही हैं वो स्कीमास, सर्वाइवल स्कीमास हैं। ठीक है ना मंतशा। तो अडेप्ट करना यानी आप अनुकूलन कर पा रहे हैं, तो एसिमुलेट करना यानी ऐड करना, एकोमोडेट यानी समायोजन करना चीज़ों का। तो जब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है भाई? ये अडेप्टेशन की। जो इक्विलिब्रेशन जो आपका लास्ट पॉइंट था इनकी थियोरी में, जिसको हम बैलेंस कह रहे हैं या संतुलन कह रहे हैं, कि जो दिमाग में है, जो दुनिया में है, वो दोनों बैलेंस में है, तो इक्विलिब्रेशन है, नहीं तो डिसइक्विलिब्रेशन है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक है अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, चीज़ों को अडेप्ट करते रहना, जिसमें फिर से दो चीज़ें आती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेट यानी आत्मसात करना चीज़ों को, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। और दूसरा है आपका, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आ जाता है अडेप्टेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं, ये सिंपल ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके, उसको संगठित करके, जैसे आप अलमारी में कपड़े लगाते हैं, बुक्स लगाते हैं, कि भाई ये फिक्शन वाली किताबें इधर, रजिस्टर एक तरफ, किताबें एक तरफ, नॉवेल्स एक तरफ, ऐसे ही आप ब्रेन में भी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, वर्गीकृत ढंग से। उसी को हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बात सही है। तो अडेप्टेशन में दो चीज़ें आ जाती है, और ये आते हैं इक्विलिब्रेशन में। अभी अडेप्टेशन की प्रक्रिया कैसे चलती है इसमें और देख लेते हैं कुछ चीज़ें। ये अडेप्टेशन की पूरी प्रक्रिया है जो हम देख रहे हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन को मिला करके ये अडेप्टेशन हो रहा है। हमारा ब्रेन चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी तो समझेंगे, अभी हुआ कहाँ है। अभी तो मैंने आपको ये मोटी मोटी बात समझाई है, अभी दोनों के एग्जाम्पल्स दे करके मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। बात सही है। बहुत बढ़िया प्रगति कह रही हैं, करंटली टीचर इन केवी। आपका सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल रहा, ये मेरा सौभाग्य है। और क्या कहूँ मैं, कोई भी व्यक्ति, क्या ईश्वर थोड़ी हूँ मैं कुछ, मतलब कोई दुनिया से अलग ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी मुझे हुई है ना। मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोग होंगे दुनिया में, बट ये ईश्वर ने सौभाग्य दिया है कि मेरे थ्रू कुछ आपके जीवन में एड ऑन हो पाए। तो मेरा जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है जब आपका जीवन बेहतर होता है। तो चलिए, एसिमुलेशन यानी आत्मसात करना, आत्मसातीकरण, ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए, आत्मसात करने की जब हम बात कर रहे हैं, आत्मसातीकरण भी लिख लेते हैं लोग,
यानी आपने चीज़ों को क्या किया, ऐड किया ब्रेन के अंदर, है ना। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी गर्ल की, लड़की, आपने हिमांशी नाम ऐड कर लिया, आपने सीमा नाम ऐड कर लिया। यह है एसिमिलेशन, कि एक एग्जिस्टिंग स्कीमा जो एग्जिस्ट करता था प्रीवियस नॉलेज में, कुछ जोड़ लिया आपने। दाल चावल पता था, दाल चावल को मिक्स करके कैसे खाते हैं, जोड़ लिया आपने। तो ये क्या है, आपका एसिमिलेशन है ना। वहीं जब हम बात करते हैं, एसिमिलेट कर लिया, अब अगर आपको मॉडिफाई करना पड़े, यानी जैसे बिल्ली का, डॉग को देखा किसी बच्चे ने और उसका डॉग का स्कीमा फीडेड था, दिमाग में ऐड कर लिया कि ये डॉग है, इसका नाम शिंटू है। वैसा ही दिखने वाला दूसरा डॉग मिला एक दिन, और वो डॉग नहीं थी, बिल्ली थी गलती से। तो अब बिल्ली थी, उसने उसको कुत्ता समझ के डॉग बोल दिया। अब वो भौं ना करे, म्याऊं म्याऊं करे, ये कंफ्यूज हो गया। फिर इसको किसी ने बताया कि बेटा जो एसिमुलेट किया गया है इसको करेक्ट कर लो, इसको मॉडिफाई करो। बिल्ली में ये अंतर होता है, बेशक इसकी भी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, लेकिन ये भौं नहीं करती, साइज में छोटी होती है ना। तो बेसिकली अब आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब आप ऐड कर रहे हैं प्रीवियस नॉलेज में कुछ, तो वो एसिमुलेशन है कि ठीक है आपके पास स्कीमा था, एक बिल्ली और देखी, ऐड कर लिया। लेकिन जब आपको पुराने में चेंज करना पड़े, या चेंज तो दोनों के ही केस में होता ही है, क्योंकि जब आपने ऐड किया तब भी चेंज हुआ है स्कीमा तो आपका, और एकोमोडेट किया, मॉडिफाई किया, चेंज तो तब भी हुआ है ना। तो एकोमोडेशन यानी मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करने की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, या मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं, ये बेसिक से कुछ कुछ शब्द हैं जो हेल्प कर जाते हैं, ठीक है ना। एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं ब्रेन में कुछ, तो ये एकोमोडेशन कहलाता है कि पुरानी इंफॉर्मेशन में आपने मॉडिफिकेशन किया, एडजस्टमेंट किया, मैनिपुलेट किया, और बात आपकी बन गई है। बात सही है, क्या कह रहे हो आस्था? एकोमोडेट मतलब समायोजन, एकोमोडेट मतलब समायोजन, एडजस्ट किया, बेसिकली कुल मिला के बात ये है। अभी फिर से मैं ये एग्जांपल दूंगी आपको, और ये आत्मसातीकरण है, कुछ नया ऐड करना प्रीवियस नॉलेज में, यानी एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है उसमें कुछ ऐड कर लिया तो एसिमुलेट किया है। कि आपने बिल्ली देखी, एक और कलर की बिल्ली देख ली, आपने एक डॉग देखा, आपको पता था अच्छा ये पमेलियन है ब्रीड, ये जो है आपका गोल्डन रिट्रीवर है, ये देसी डॉग है, ये सब ब्रीड्स आपके दिमाग में ऐड होती चली गई, एसिमुलेट करते चले गए आप। ठीक, जब आपको चेंज ही करना पड़ा प्रीवियस स्कीमा को, मॉडिफाई ही करना पड़ा, एडजस्ट ही करना पड़ा, मैनिपुलेट ही करना पड़ा, ये देख करके कि आपने किसी बिल्ली को कुत्ता समझ लिया, अब वो गड़बड़ हो जाएगी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको चिड़िया के बारे में बताया गया, यानी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन थी फीडेड बर्ड की, बर्ड का स्कीमा था, आपने कोई बर्ड देखी और आपने कहा हाँ बर्ड है जी, बर्ड है, चिड़िया है। तो आपने अगली बार जब बर्ड को देखा तो इक्विलिब्रेशन रहा दिमाग में, यानी संतुलन रहा कि हाँ बर्ड को देखा, बर्ड है, बात खत्म, बैलेंस है। जो दिमाग में फीडेड इन्फॉर्मेशन है और जो बाहर में देख रहा हूँ दुनिया में, एनवायरमेंट में, वो सेम है, मैच करती है इन्फॉर्मेशन, जैसे फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं आपकी बायोमेट्रिक में, तो इक्विलिब्रेशन हो गया, संतुलन में हो गई चीजें, ठीक है ना। लेकिन एक नई सिचुएशन आएगी, अब क्या आएगी, नई सिचुएशन आएगी, और ये नई सिचुएशन क्या है, ये नई सिचुएशन हो सकती है कि आपने किसी हेलीकॉप्टर को देख करके चिड़िया बोल दिया। बच्चे हैं आप तो छोटे, आपको क्या पता, तो आपने हेलीकॉप्टर देखा जो शायद पहली बार देखा, देखिएगा बच्चा कैसे अपनी समझ बनाता है। अब ये हेलीकॉप्टर को देख करके जब आपने बर्ड बोल दिया, ये नई सिचुएशन है, और किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो हेलीकॉप्टर है, तो आपके ब्रेन में डिसइक्विलिब्रियम होगा, यानी डिसबैलेंस की सिचुएशन बनेगी, असंतुलन की सिचुएशन बनेगी, क्योंकि अब जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीडेड थी वो काम नहीं आ रही, वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर रही, उससे कंफ्यूजन हो रही है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट है, कॉन्फ्लिक्ट का स्टेट है एक तरह से, ठीक है ना। तो अब आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, अब आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा पुरानी इन्फॉर्मेशन को, कि भैया बिल्ली अलग होती है, सॉरी ये चिड़िया अलग होती है और हेलीकॉप्टर अलग होता है, एरोप्लेन बेशक ये भी उड़ता है, लेकिन इस ये मैन मेड है, चिड़िया की ये लिमिटेशन है, ये चीजें हैं, ये वो। तो एकोमोडेशन में आपने मॉडिफाई किया पुराने स्कीमा को, मैनिपुलेट किया या एडजस्ट किया कुछ नया, और जरूरत पड़ी तो एक नया स्कीमा बनाया कि ये हेलीकॉप्टर का स्कीमा है। बात सही है, कोई दिक्कत तौहीद? कोई समस्या, कोई और बात आपके मन में हो? एकोमोडेट करने में जनरली डिसइक्विलिब्रियम होता है ना, वो हल्का सा ही हो लेकिन होता है, ठीक है। हाँ, दोनों पढ़ लो, पुरानी पढ़ लो का खुशी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ, तो एक चीज हमें समझ में आती है, एसिमिलेशन में आपने जो चीजें ऐड की हुई हैं वो हैं, इक्विलिब्रेशन में आपके संतुलन में, बैलेंस में चीजें हैं, और न्यू सिचुएशन जब आप आती है,
भाई ठीक है, आपने दिमाग में सीमा को देखा और सीमा आपके दिमाग में फीडेड है, आपकी दोस्त है, ठीक है। फिर एक दिन आपको बस में कहीं चलते हुए एक लड़की मिली और या बाजार में मिल गई सीमा, आपने कहा ओ सीमा सीमा सीमा, आपका ब्रेन, सीमा ने कहा हाँ सीमा ही हूँ, बैलेंस में, इक्विलिब्रेशन में है। अब आपने किस दिन बस में किसी को देखा और आपको लगा सीमा है सीमा है, आप गए भाग के, आपने नाम लिया सीमा, उसने कहा कौन सीमा, फिर आप कहेंगे अरे अरे गलती हो गई यार, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ये सीमा नहीं है, मॉडिफाई कर लेते हैं, ये तो उसके जैसे दिखने वाली कोई और है, दूर से मुझे लगा, सॉरी जी सॉरी। तो एकोमोडेट कर लिया आपने, क्या किया, मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन कर लिया। बहुत बढ़िया अंजनी। तो ये मॉडिफिकेशन जब करना पड़े, पुराने स्कीमा को चेंज करना पड़े, क्योंकि एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है, तो आप मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, जस्ट ऐड कर लिया है प्रीवियस नॉलेज में कुछ, तो वो एसिमिलेशन है। पुराने को चेंज करना पड़ा है या नया क्रिएट करना पड़ा है, तो वो एकोमोडेशन है। ठीक है साहिल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं प्याजे की 4 स्टेजेस पे, ये कल हम कर लेंगे इसको खत्म, है ना। 2 दिन में प्याजे हो जाए, इसका मतलब हम सही स्पीड में चल रहे हैं। बहुत तेज भागेंगे तो इसमें चीजें इतनी है समझने को कि आपका दिमाग जो है वो इधर उधर हो जाएगा। हाँ 2 मिनट अभी मैं आपसे बात करूँ, डोंट वरी। तो ये 4 स्टेजेस आर डिफरेंट देन 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स या फैक्टर्स क्या थे, MESE, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, मैचुरेशन को हेरिडिटी भी कह सकते हो, एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी कह सकते हो, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन, ये 4 फैक्टर्स थे। लेकिन स्टेजेस जो हैं वो 4 चरणों में एज वाइज बटी हुई हैं, वो SPCF हैं जो हम कल करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन भर भर के आता ही है। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, सेंसरी ऑपरेशनल 0 से 2, और 7 से 11 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और 11 एंड अबव या 11 एंड 15 प्लस बोल देते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि लास्ट स्टेज है। ये हम कल करेंगे। आपका मन अभी दुबई है, नहीं नहीं आ गया है वापस, इतना भी कुछ नहीं है दुनिया में। देखिए हाँ, सीमा के एग्जाम्पल से समझ आ गया मैम, बस यही मेरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जा सके। अब आपके मन में कोई डाउट हो, कोई बात हो करने को, कुछ याद आ रहा हो, कोई दुख हो, समस्या हो, परेशानी हो, दर्द हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी, तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ मेरी ट्रिप अच्छी थी, बस थोड़ा सा जो मैंने बाद में आकर के कंक्लूड किया, एनालाइज किया कि शॉपिंग पे समय थोड़ा कम वेस्ट किया जा सकता था, क्योंकि मेरा कोई बहुत कोर इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग करना। मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिनको शॉपिंग में बहुत मीनिंग मिलता हो, मुझे समय व्यर्थ ज़्यादा लगता है। हालांकि मैंने अपने लिए कम ही चीज़ें ली, शूज़ ज़्यादा लिए, और कपड़े, सोचो मैंने शूज़ ज़्यादा लिए, कपड़े कम लिए हैं। 3 कपड़े मैंने सिर्फ लिए हैं, 2 जैकेट्स, 1 ट्राउज़र, दैट्स इट। और बट हाँ मैंने दोस्तों के लिए जो है शॉपिंग की, टी शर्ट्स, और क्या लिया है, और किसके लिए क्या लिया